हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। गाइस, स्टड एक्सेसरीज आईपीओ जो कि 30 अक्टूबर से ओपन हो चुका है और मंडे को यानी जस्ट ये वीडियो जिस दिन मिलेगी उसके अगले दिन 3 नवंबर को हो जाएगा क्लोज। तो इस वीडियो में हम इसका करेंगे शॉर्ट में रिव्यू, कंपनी के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल डेटा कैसा है, बिजनेस कैसा है, लॉन्ग टर्म में कैसा है, शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग इनके लिहाज से कैसा है और फाइनल डिसीजन भी कह सकते हो आप कि लास्ट डे पे सेफ्टी पॉइंट क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड लिस्टिंग हो सकती है, रिस्क क्या हो सकता है, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बस आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। अब स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ की डिटेल्स को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बता दूं कि गाइस मैं अंकुर सिंह इस चैनल पे जो भी वीडियोस डालता हूं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से होता है और इंफॉर्मेशन के लिए शेयर किया जाता है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप इन आईपीओ या किसी भी आईपीओ या मार्केट की दूसरी किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को एनालाइज करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें और अपना रिस्क समझने के बाद ही डिसीजन बनाएं। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान देना है। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं स्टड एक्सेसरीज के बेसिक डेट्स और प्राइस की डिटेल से। सो गाइस, ये आईपीओ 30 अक्टूबर को ऑलरेडी ओपन हो चुका है। वीडियो में थोड़ा सा लेट डाल रहा हूं, लेकिन आगे से सभी आईपीओस के रिव्यू ऑन टाइम और सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेहतर मार्केट और आईपीओस की अपडेट्स के लिए। तो गाइस, 30 को ओपन हो चुका है, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी मंडे को इसका लास्ट डेट है। 2 दिन निकल चुके हैं, सब्सक्रिप्शन भी आपको आगे बताऊंगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 585 का है, लेकिन ये जो प्राइस है ना वो स्प्लिट होके आया है 5 रुपीज की फेस वैल्यू पे, यानी कि एक्चुअल प्राइस अगर देखिए तो 585 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। कितना होता है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और जो प्राइसिंग है वो स्लाइटली हायर साइड नजर अभी आ रही है। लास्ट में देखेंगे कि हायर साइड है या नहीं है। जो लॉट साइज होगा 25 शेयर्स का होगा रिटेलर्स के लिए। कंपनी का जो आईपीओ का साइज है वो 455.49 करोड़ का है। पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कंपनी के यूज में कोई पैसा नहीं आने वाला है। कंपनी को जरूरत नहीं थी आईपीओ की, लेकिन प्रमोटर्स को जरूरत थी, मतलब प्रमोटर्स के लिए या जो इनके इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये पैसा यूज में आएगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको ध्यान रखे चलना। पूरा का पूरा ओएफएस होना और साइज जो है वो छोटा साइज है, अंडर 500 करोड़ का आईपीओ छोटा ही कहा जाएगा, 455.49 करोड़ का, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो 35% का कोटा है रिटेलर्स के लिए रिजर्व, एचएनआई के लिए 15% का और 50% का कोटा है क्यूआईबीज के लिए रिजर्व। अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, जो भी बाइक ओन करता होगा या स्कूटी ओन करता होगा बिल्कुल जानता होगा। स्टड्स नाम से इनके हेलमेट आते हैं और उसके साथ साथ एसएमके नाम से भी इनके हेलमेट आते हैं। मेजरलिन का जो बिजनेस है वो हेलमेट्स का ही है, ठीक है। हेलमेट्स के साथ साथ ये दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके सामने हेलमेट से कई सारे स्क्रीन निकल चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और हेलमेट के अलावा जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी आपके सामने है, जैसे सेफ्टी गॉगल्स बाइक्स के लिए, ठीक है, मतलब बाइकर्स के लिए, ग्लव्स बनाते हैं, साइड लगेज बनाते हैं जिसे डिक्की भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ ही टॉप लगेज भी बनाते हैं जो सीट के पीछे फिक्स हो जाता है, ऊपर की साइड रेन सूट बनाते हैं, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड, स्पेयर विजन, उसके साथ ही राइडिंग जैकेट और केबल्स लॉक भी बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही 1-2 प्रोडक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आर्म स्लीव और दूसरी चीजें। तो यही इनका सीधा सा बिजनेस है। कंपनी जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती है और ये जो बिजनेस है 50 सालों से ज्यादा पुराना है। 1983 से इसका बिजनेस स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड 1975 में, बट स्टैब्लिश हुई थी, मतलब पूरी तरह से कंपनी स्टार्ट हुई 1983 में। तो बहुत ही पुरानी कंपनी आप कह सकते हो। ये कंपनी इंडिया के बाहर 70 कंट्रीज में भी प्रेजेंस रखता है, अमेरिका में, एशिया के दूसरी कंट्रीज जो है, अगर जो इंडिया को छोड़ देते हो, यूरोप और अदर रीजन्स में भी प्रेजेंस रखता है। कंपनी जो है जे स्क्वायर एलएलसी का डेटोना नाम से एक ब्रांड हेलमेट्स का यूनाइटेड स्टेट में सेल करता है और इसी तरीके से दूसरी कंट्री से भी इनका कुछ टाई अप एंड ऑल है, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और एक जाना पहचाना ब्रांड होने के साथ साथ अच्छी खासी प्रेजेंस भी रखता है इंडियन मार्केट में और इंडियन मार्केट के बाहर भी। इसका जो टोटल रिवेन्यू है, मतलब जो टोटल इनकम होती है उसका 92.43%, यानी कि 92.5 मान लो, जो रिवेन्यू का सोर्स है वो हेलमेट का है, ठीक है, और बाकी अदर एक्सेसरीज से पैसा सारा बनता है। अगर जो इंडिया के बिजनेस की बात करें तो 83.85, मतलब ऑलमोस्ट मान लो 84% इंडिया से इनका पैसा आता है, बाकी जो बचा हुआ करीब 16% है वो अदर कंट्रीज से आता है,
ठीक है, तो इंडिया के बाहर भी बिजनेस ठीक सा है और इंडिया में तो एक ब्रांड है ही है, तो बिजनेस वाइज लॉन्ग टर्म ही बहुत अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग इनके लिहाज से भी अच्छा रहेगा ही रहेगा। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा पे नजर डाल लेते हैं ताकि वीडियो जल्दी जल्दी खत्म हो, लंबी ना हो। 2023 से डेटा है और यहाँ पे एक क्वार्टर का डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है। हमें एसेट में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनकम की बात करें तो 506 to 535 करोड़, फिर 595 करोड़ का और सिर्फ एक क्वार्टर में 152 करोड़ का इनकम करती कंपनी नजर आ रही है, यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। बहुत तोड़ू फोड़ नहीं, लेकिन ठीक ठाक से ग्रोथ नजर आ रही है। पैट की बात कर लें तो 33 करोड़ का पैट था 23 में, फिर 57 करोड़ का हुआ है, बड़ा है, फिर 69.64 करोड़ यानी करीब 70 करोड़ रुपीस का यहाँ पे पैट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी 20 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में कर लिया है। आने वाले क्वार्टर्स में अगर जो 2020 भी देखे तो 80 करोड़ प्लस ये इजीली हो जाएंगे। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मतलब 15-20%, 10% की इनकम और प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और इनका जो पैट मार्जिन है वो 11.93 का है, जो कि बहुत शानदार है। अदर कंपनीज का 4-5 का निकल के आता है। आप जाके देखोगे तो 1-1.5 का है लेंसकार्ट का। लेंसकार्ट अगर जो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है जाके देखना, एक बार थंबनेल लगा दे रहा हूं, चैनल पे पहली वीडियो वही डाली है यहाँ पे और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाके देख लेना भाई। वो आईपीओ को ऐसे डायरेक्ट इग्नोर करना भी सही नहीं है। मतलब अगर जो आप किसी भी वजह से कंफ्यूज हो तो बिल्कुल उस वीडियो को देख के अपने डाउट क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा जो है वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा भी सही है, नेटवर्थ 469 करोड़ का है और जो रिजर्व सरप्लस है वो 450 करोड़ का रिजर्व सरप्लस भी बढ़ता नजर आ रहा है। बोरोइंग ना के बराबर है 2.91 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल डेटा बहुत अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कंपनी का इंडिकेटर। तो आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है, 16 और 20 के आसपास का है। बात करें डेट टू रेशियो तो माइनस में निकल के आ रहा है, मतलब ना के बराबर ही है। बोरोइंग आरओनडब्ल्यू 15.49 का बहुत बढ़िया। पैट मार्जिन आपको 11.93 मैंने बताया ही था। एबिटा मार्जिन भी करीब 18 के आसपास का बहुत बढ़िया। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है और कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी आईपीओ के पहले का वो 2302 करोड़ का है। तो ये स्मॉल कैप में लिस्ट होने वाली है। अब मार्केट अगर जो स्मॉल कैप को हंट करता है जिस दिन ये लिस्ट होगा तो दिक्कत हो सकती है। और फिलहाल भाई स्मॉल कैप की पिटाई देखो हो रही है, मतलब कंटिन्यू पिटाई हो रही है। मार्केट हाई बना रहा है लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा अच्छी उछाल देखने को नहीं मिल रही है, तेजी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट कर सकते हो कि मार्केट कैप छोटा है, जो बड़ा होता मिड कैप में लिस्ट होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब इसके पी की बात करें तो पी 33.06 का प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ को 28 का निकलता हुआ दिख रहा है। बता दूं कि कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइसिंग है वो स्लाइटली हायर साइड रखा गया है। बिना कंपैरिजन के बता दूं, स्प्लिट हुआ प्राइस वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। प्राइसिंग का हायर साइड होना ही इस आईपीओ में सिर्फ गेन के ऊपर प्रॉब्लम दे सकता है, वरना इस आईपीओ में हर एक वो बात थी जो एक अच्छा गेन अपने इन्वेस्टर को लिस्टिंग के टाइम पे दे सकता है। आईपीओ बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, मामला वहीं फंसा बस। एंकर लिस्ट जो आई है वो भी काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी का। अब सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करूँ तो भैया सब्सक्रिप्शन डेटा आपके सामने है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं न्यूज़ के माध्यम से। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि डे 3 पे सब्सक्रिप्शन डेटा कितना हुआ, कितना फंड डाला गया, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, इसमें देखो पैसे भी लिखे रहेंगे इधर साइड में कि भाई कितना फंड डाला गया है। टोटल जो साइज है उसके हिसाब से 5.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेलर्स ने 6.03 टाइम कर दिया है, एनआईआईज ने कलेक्टिवली 9.62 टाइम, क्यूबीज ने पैसा नहीं डाला है। तो फिलहाल भाई डे 3 पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 16.64 करोड़ रुपए सिर्फ डाले गए हैं। मतलब 400-500 करोड़ का आईपीओ सिर्फ इतना ही पैसा डे 2 पे, सही तो नहीं है। तो प्राइसिंग का कह सकते हो मामला, और मार्केट के सेंटीमेंट जो हंट करेंगे, मार्केट सेंटीमेंट जो ठीक नहीं है वो भी एक दिक्कत रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ पे अभी फिलहाल पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जो लास्ट डे पे क्यूआईबीज बुलिश दिखते हैं, अच्छा पैसा आता है, अल्ट्रा नाइस अच्छा पैसा डालते हैं, तो इस आईपीओ में जाने लायक होगा, अदरवाइज इग्नोर किया जा सकता है। अब टेलीग्राम चैनल पे जहां सब्सक्रिप्शन डालूंगा, आपको 2 टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हर जगह पर अपडेट कर दूंगा फंड के साथ। ठीक है, और लास्ट डे पे करीब 1-1:30 बजे के आसपास आपको ऑडियो फॉर्म में वहीं पे बता दूंगा कि क्या अब सेफ है नहीं है। बट इस साइज के आईपीओ में एटलीस्ट कम से कम 20,000 करोड़ रुपीस प्लस आने चाहिए, 20,000 करोड़ प्लस आने चाहिए। अगर जो 20,000 करोड़ प्लस नहीं आता है तो फिर दिक्कत समस्या है। और 20,000 करोड़ प्लस आने के लिए जो सब्सक्रिप्शन नंबर है वो 62-63 के आसपास होना चाहिए, मतलब इसका प्लस मान लो होना चाहिए 20,000 करोड़ पार करने के लिए। अगर ये 70 गुना हो जाता है तो सेफ मान सकते हो। बट यहाँ पे भी जो लिस्टिंग गेन है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जो लिस्टिंग है वो पॉजिटिव 10 से 15%
तक की उम्मीद कर सकते हैं। अगर जो ये 90x या 100x हो जाता है तो हम 20% प्लस की उम्मीद कर सकते हैं। बट अगर जो इससे कम रहता है तो जो एक्सपेक्टेशन है वो 5 to 10% के रह सकते हैं पॉजिटिव, और सेम नेगेटिव भी रिस्क रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं एक्सेप्ट जीएमपी। करंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो जीएमपी है अभी वो 66-67 रुपीज के आसपास निकलती दिख रही है, जिसके हिसाब से अराउंड 11% का लिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली बता रहा है। बट ये डायनेमिक होता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके भरोसे कभी भी आईपीओ अप्लाई ना करें। और बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें इस आईपीओ में देखने को मिली है। जो इस आईपीओ का जीएमपी स्टार्ट हुआ था वो 21-22 रुपए से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ऊपर गया और करीब 108 रुपए तक गया था। ठीक है, 108 रुपए के बाद से फिर नीचे गिरते 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 आया 70 रुपीज़ के आसपास, और फिर दोबारा गिरते गिरते आया 50 रुपीज़ के आसपास, और फिर गिर के वापस गया। और अभी जो मैंने जीएमपी आपको 67 बताई है वही निकलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें इसकी जीएमपी में देखने को मिली है। इसलिए बोल रहा हूँ जीएमपी के भरोसे आईपीओ ना लगाएं, अपना डिसीजन बनाएं। अगर जो कंपनी आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल लग रही है, लग रहा है कि लिस्टिंग ना भी सही हो, हम रुक सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। लॉन्ग टर्म वाला मामला बहुत अच्छा दिख रहा है, प्राइसिंग का थोड़ा सा है। अगर जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का सोचे और थोड़ा बहुत रिस्क लें तो फिर काफ़ी अच्छा कर सकता है। स्मॉल का भी कंपनी है तो रिस्क भी लिया जा सकता है। ठीक है, बाकी एक बार फिर से बोल रहा हूँ भाई, अपना रिस्क अपनी एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लें। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।